बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ फैक्टर, ठीक है। और एडिशन ऑफ फैक्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर हासिल करेंगे। उस सिंगल वेक्टर को क्या कहते हैं? अच्छा, आज हम उसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे। तो दिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। समझ आई बात की? अच्छा, क्विकली डिस्कस करते हैं। आप मिनिमम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? 2। मैक्सिमम कितने वेक्टर्स को ऐड? इनफाइनाइट। मैक्सिमम इनफाइनाइट जितने भी वेक्टर्स हों, यानी कोई अपर लिमिट नहीं है कि 10 से ज़्यादा वेक्टर ऐड नहीं किए जा सकते। तो जब दो वेक्टर्स को ऐड करके सिंगल वेक्टर बनाया जा सकता है और इनफाइनाइट वेक्टर को ऐड करके भी सिंगल वेक्टर बनाया जा सकता है, तो रिवर्स प्रोसेस में भी यही होगा। हम एक वेक्टर को मिनिमम कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। समझ आई कि नहीं आई? सो द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज इनफाइनाइट। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है आपको, क्योंकि आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ कंफ्यूज कर जाएंगे। अब जरा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स। 2 और मोर में उससे बता दिया कि मिनिमम नंबर 2 है और मैक्सिमम नंबर इनफाइनाइट है। आगे आए, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर से क्या मुराद है कि आपने ये जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर हासिल किए, इनको क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक है जी, आगे आए आप। कंपोनेंट्स में स्पेशल कंपोनेंट्स कौन से हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की क्या निशानी है कि ये वेक्टर के वो कंपोनेंट्स हैं जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। नेक्स्ट पे जाइएगा। अच्छा, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को देखें। मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज 3, है ना? यही मैंने कहा था ना, कंफ्यूजन होगी और आपको हो भी गई। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एट द मिनिमम 2 और मैक्सिमम। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो कंपोनेंट्स में और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या फ़र्क है? कंपोनेंट्स तो किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, लेकिन वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे अगर 90 के एंगल पर हों। तो ये देखो कैसे पता चला कि ये 90 के एंगल पे है, क्योंकि एक x के अलॉन्ग है, एक x के अलॉन्ग है, एक y के अलॉन्ग है और एक z के अलॉन्ग है। तो मिनिमम नंबर कितना है? मैक्सिमम कितना है? तो कंपोनेंट्स की बात आए तो मिनिमम नंबर 2, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मिनिमम नंबर भी 2। लेकिन अगर कंपोनेंट्स की बात आए तो मैक्सिमम नंबर इनफाइनाइट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात आए तो मैक्सिमम नंबर 3। तो कंपोनेंट्स में और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ये छोटा सा डिफरेंस है। और मैंने कहा था आप लोग कंफ्यूज होंगे, वाकई में आप लोग कंफ्यूज हुए और आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी इनफाइनाइट कह दिया। क्या हो गया? अच्छा, फॉर्म्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की दो फॉर्म्स है। एक कार्टेशियन फॉर्म है जिसमें हम वेक्टर को fxi प्लस fyj की फॉर्म में लिखेंगे। थर्ड कंपोनेंट भी हो सकता है। इस फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फॉर्म में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। i j k, इनको हम कहते हैं बेस यूनिट वेक्टर्स, द यूनिट वेक्टर्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें i कौन सी डायरेक्शन को शो करता है? x, और y कौन सी डायरेक्शन? j कौन सी डायरेक्शन? y, और z की डायरेक्शन को k शो करेगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इस वजह से हम इसे कौन सी फॉर्म कहते हैं? कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म दिखाएं हमें। पोलर फॉर्म में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल पता होता है हमें। एंगल किसकी वजह? एंगल क्या देता है? डायरेक्शन देता है। तो जब आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो आप यूनिट वेक्टर i j का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप पोलर फॉर्म लिखते हैं तो आप मैग्नीट्यूड और एंगल का इस्तेमाल करते हैं। वेयर व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल मेड विद पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, कल भी थीटा पढ़ा था। कल हमने कहा था कि थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन टेल्स आर हेड्स ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम कह रहे हैं, देखो कल वाली सिचुएशन अलग थी। कल दो वेक्टर थे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इनके दरमियान एंगल इनकी टेल्स का या इनके हेड्स का एंगल था।
कल दो वेक्टर्स की बात हो रही थी, आज एक ही वेक्टर की बात हो रही है कि एक वेक्टर का एंगल कैसे बनेगा। तो एक वेक्टर का एंगल बनेगा किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। कौन सी डायरेक्शन में? इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आए जरा आगे। ये देखें इधर पहले, ये क्या है? ना ना, ये पोलर फॉर्म है एफ थीटा। कौन सी फॉर्म? और एफ एक्स और एफ वाई कार्टेशियन। अब आप देखिए एक ही डायग्राम में आपको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं? ये चार वेरिएबल हैं जिसके फार्मूले भी शायद आप लोगों को पता ही हो, मैं अभी डिस्कस करूंगा, आगे ले चले हमें जी। where theta is the angle made by a vector with positive x axis in anti clockwise direction, इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेट मी शो यू। देखिए मिसाल के तौर पे ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, वेक्टर a। अब इस वेक्टर a का एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री है। यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, वेक्टर b। इस वेक्टर का एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 80 डिग्री है। कोई बता सकता है कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान कितना एंगल है? क्योंकि वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो उनके टेल्स के दरमियान होता है, ठीक है, और स्मॉलर एंगल होता है। तो इधर देखिए टेल्स के दरमियान ये वाला एंगल कितना है? 50 डिग्री है। तो एक्चुअली आपको वेक्टर्स का एंगल पता हो तो आप उनकी टेल्स के दरमियान एंगल आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस डायग्राम। तो अब आप लोगों को ये समझ आई कि जब दो वेक्टर्स का तस्करा होगा तो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल उनके टेल्स के दरमियान होगा, लेकिन अगर किसी एक वेक्टर का तस्करा होगा तो उस वेक्टर का एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ आई? तो जब भी कोई वेक्टर मिलेगा एफ थीटा की फॉर्म में, जैसे पोलर फॉर्म आपको मिलती है ना, आपको कहता है एक वेक्टर है एफ, उसका मैग्नीट्यूड है एफ और एंगल है थीटा। मिसाल के तौर पे 100 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है 45 डिग्री पे, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये एंगल कहाँ से बनाना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कौन सी डायरेक्शन में? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल तो ऐसे भी आ सकता है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आ सकता है, लेकिन हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसे चूज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हम एक वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं। इस वेक्टर ए का एंगल यहाँ पे बनाएं। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्ज करें कि ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है। तो थीटा इज द एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। ये वेक्टर ए का एंगल हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को जो हमने सीखा है अप्लाई करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर एंगल? इनमें से कौन से वेक्टर का एंगल सबसे ज्यादा है? गो अहेड डू इट। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या आंसर है? लास्ट वन। वाई? ये असल में 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x पॉजिटिव, y। अब सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये 4 क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका एंगल सबसे बड़ा है। समझ आई कि नहीं आई? इस वजह से फर्क पड़ा है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें ना, अब इक्वेशंस बातें करने लग गई हैं। अब इक्वेशंस आपको हिंट दे रही हैं खुल्लम खुला कि यार अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका एंगल बड़ा छोटा होगा। तो इक्वेशंस की वो लैंग्वेज जब आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर आप लोगों को आंसर अपने ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म हमने पढ़ी हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें पता है हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ आई जे। और पोलर फॉर्म में f इज इक्वल टू, अब इनके अपने अपने फार्मूले भी हैं जो आप लोगों को पता है। कौन से? एफ एक्सिस के बराबर होता है एफ कॉस थीटा और एफ आई एफ साइन थीटा। ये गलती से कॉस थीटा लिखा है, ये वैसे साइन थीटा है। और एफ पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, क्योंकि एफ एक्स और एफ आई में कितना एंगल होता है? 90। और पाइथागोरस थ्योरम कब एप्लीकेबल है? जब एंगल। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ आई बाई एफ एक्स। अब ये 4 फार्मूले हमें पता है।
हमें इन 4 फार्मूलों से रिलेटेड MCQs पता होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन समझ आनी चाहिए, जो हम प्रैक्टिस में अभी सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। जैसे कि मैंने उस डायग्राम में बताया था, ये अगर हमारे पास रिजल्टेंट है F, तो ये एंगल थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट है और ये कौन सा कंपोनेंट है? हाँ, थीटा के अपोजिट y कंपोनेंट होता है, लेंथियस साइड हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग साइड बेस। F का क्या फार्मूला है? वो तो हाइपोटेन्यूज है ना, तो उसका क्या फार्मूला है? fx स्क्वायर प्लस स्क्वायर द रूट। समझ आई? थीटा का क्या फार्मूला है? टेंजेंट इनवर्स fy बाय fx। फिर fx का क्या फार्मूला है? f cos थीटा। fy का क्या फार्मूला है? f sin थीटा। अब आप देखो तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि बेसिकली ये फार्मूला क्या देता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू fy बाय fx। ये फार्मूला क्या देता है? स्लोप ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि टेंजेंट थीटा का क्या नाम है? स्लोप। और हमें टेंजेंट थीटा और कॉस थीटा के स्पेशल एंगल्स के लिए वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे टेंजेंट 30 किसके बराबर है? 1 बाय अंडर रूट 3। टेंजेंट 45 किसके बराबर है? 1 के। टेंजेंट 60 किसके बराबर है? अंडर रूट 3। अच्छा, इसी तरह कॉस 30 किसके बराबर है? 0.866 या स्क्वायर रूट 3 बाई 2। अच्छा, कॉस 45 किसके बराबर है? 0.707 या 1 बाई स्क्वायर रूट 2। कॉस 60 किसके बराबर है? 0.5 या 1 बाई। इसी तरह साइन 30 1 बाई 2। साइन 45 0.707। साइन 60 0.866। अब क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज पता है, तो हमें इस टॉपिक के करीबन 18 क्वेश्चंस पहले से समझ आते हैं। वो 18 क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मैं आपसे पूछ लूंगा इस फॉर्मूले के तहत। आगे आते हैं जरा। ये बताइए fx किसके बराबर है? तो बताइए कि फिर fx बाय f की रेशो किसके बराबर होगी? cos थीटा। इसी तरह fy किसके बराबर है? f sin थीटा। तो fy बाय f की रेशो किसके बराबर होगी? अच्छा, तो अब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि किसी वेक्टर के x कंपोनेंट और उसके मैग्नीट्यूड की रेशो किसके बराबर है? वेक्टर के x कंपोनेंट और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रेशो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बराबर है? वेक्टर के y कंपोनेंट और उसके मैग्नीट्यूड की रेशो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। तो हमें ये क्वेश्चन क्लियरली पता होंगे। अब ये क्या करेगा? 2 MCQ तो आपके ये बन गए। ठीक है, दिस इज योर MCQ नंबर 1। दिस इज योर MCQ नंबर 2। अब ये क्या करेगा? ये आपको कहेगा कि कौन से एंगल के लिए वेक्टर के x कंपोनेंट और उसके मैग्नीट्यूड की रेशो हाफ के बराबर होती है। थीटा 60 के लिए, थीटा 45 के लिए, थीटा 30 डिग्री के लिए। तो कौन से एंगल के लिए ये रेशो 1/2 के बराबर है? 60। तो हम लिख देते हैं कि fx बाय f की रेशो 60 के एंगल पर हमें क्या देगी? 1/2। 45 पे क्या देगी? 1 बाय स्क्वायर रूट 2। 30 पे क्या देगी? स्क्वायर रूट 3/2। या फिर कौन से एंगल पर वेक्टर का x कंपोनेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर है? 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे देखें 1/2 का क्या मतलब है? जो कितने परसेंट बनता है? 50। इसका क्या मतलब है? कितने परसेंट बनता है? हाँ, अबाउट 71। और ये किसके बराबर है? 866। जो कितना बनता है? अबाउट 87% बनता है कि नहीं? अप्रोक्सीमेशन भी यूज की जा सकती है। एग्जैक्ट वैल्यूज आपको पता है, मैं अप्रोक्सीमेशन भी सिखा रहा हूं। अब आप देखें, ये आपका 3rd MCQ।
बल्कि यूँ लिख देता हूँ, ये तीसरा और चौथा MCQ, ये पांचवा और छठा MCQ, ये सातवां और आठवां MCQ। क्यों? उसकी मर्जी है, वो एंगल देके रेशो मांगे या एंगल देके परसेंटेज, या उसकी मर्जी है वो परसेंटेज बता के एंगल मांग ले या परसेंटेज बता के रेशो मांग ले। अब ये सारी परम्यूटेशंस आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर हमें ये पता है तो ये क्वेश्चंस भी हमें पता है। इधर भी 3 स्पेशल एंगल्स मौजूद है ना, कौन कौन से? 60, 45 और 30। अब जो भी सीखा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि y कंपोनेंट और वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रेशो 60 के एंगल पर कितनी है? √3/2 which is 0.866 which is equal to 87, about 87%। अच्छा, इधर 1/√2 which is 0.707 which is about 71%। यहाँ पे 0.5 और 50%। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा एंगल है जिस पे वेक्टर का x और y कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं? 45। बताइए इनमें से कौन सा एंगल है जिस पर वेक्टर के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड y से ज्यादा है? हाँ, यही 3 एंगल है, इसी में से चूज करना है। कौन सा एंगल है जिस पे वेक्टर के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है? इट इज 30 एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ना 30 के एंगल पर x कंपोनेंट 87% है और 30 के एंगल पर y कंपोनेंट 50% है। तो इट इज द which component? x component which is greater at smaller angle। if you remember, मैंने पढ़ाया भी था कि cos थीटा और थीटा के दरमियान जो रिलेशनशिप है 0 to 90 में क्या है? जितना एंगल कम होगा वैल्यू ज्यादा, और sin थीटा और थीटा में 0 to 90 में डायरेक्ट रिलेशन है। तो वो चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें। अब आप खुद ही सोचें, अगर मैंने आपको cos थीटा sin थीटा का तारुफ पहले से ना करवाया होता तो क्या हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते आज? ना हमें रेशोस का पता होता, ना परसेंटेजेस का पता होता, और ना यहाँ पे एंगल्स का पता होता। ओके, ये हमने किसकी प्रैक्टिस कर ली है? एक्स और वाई कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस कर ली है कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड किया करेंगे, एंगल फाइंड किया करेंगे, ठीक है। ये भी बड़े मज़े का है। ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, और ये है, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है या नहीं? अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 4, सॉरी परपेंडिकुलर है 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5। श्योर, ट्राई करें। अच्छा, ये देखें ना, ये है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। 25 का मतलब 5 स्क्वायर है कि नहीं? ये सबसे फेमस ट्राइंगल है आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। कौन सा ट्राइंगल है? 3 4 5। 3 4 5 कंसेक्टिव नंबर्स में आता है ये। इसके अलावा कोई ट्राइंगल कंसेक्टिव नंबर में नहीं आता। यानी 1 2 3 ट्राइंगल, 3 2 3 4 5 6 7 ये वाले हैं ही नहीं। आप जानना चाहते हैं तो साबित भी कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेस लेते हैं 1 और हाई परपेंडिकुलर लेते हैं 2, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे यहाँ पे 3 आए, आता है? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 और 5 का अंडर रूट 2.2। तो ये 1 2 3 ट्राइंगल नहीं बन सकता, ये सिर्फ इन्हीं स्पेशल नंबर्स के लिए। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात यह है कि अगर ये 3 4 5 ट्राइंगल है, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो फिर 5 का डबल 10, यानी बेस को डबल किया, परपेंडिकुलर को डबल किया, तो हाइपोटेन्यूज भी। अच्छा, 6 का डबल 8 का डबल, तो फिर 10 का डबल 20, 12 का डबल 24, 16 का डबल 32, डबल 40 स्क्वायर, 24 का डबल 48, 32 का डबल 64, तो इधर 80 स्क्वायर। ट्रस्ट इन द मैथमेटिक्स। जब आपको लॉजिक पता हो तो मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा आसान है। हमें पता है अगर यहाँ पे दोनों कंपोनेंट डबल हो गए तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा। इट्स जस्ट दिस, ये क्या है x कंपोनेंट, ये क्या है y कंपोनेंट, तो ये क्या है इनका रिजल्टेंट।
एक्स डबल हुआ है, वाई डबल हो तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा। चलें करके भी देख लें। इधर देखें सारे, एक ट्राइंगल मैं आप लोगों को बना के भी दे देता हूँ। ये देखें, ये आपका एक्स कंपोनेंट, ये वाई, ये इनका रिजल्टेंट। अब देखिएगा मैं एक्स को डबल कर रहा हूँ तो कॉपी कर रहा हूँ, उसी तरह ड्रॉ नहीं कर रहा, जितनी लेंथ इसकी है उतनी इसकी भी है, ठीक है। ये एक्स डबल हो गया। अब मैं वाई को डबल कर रहा हूँ, ये देखें जितना वाई पहले था उसके डबल अब ड्रॉ करूँगा। एक ये हो गया और ये दूसरा हो गया, ये डबल हो गए। अब रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा कि नहीं? तो अब देखें आपका रिजल्टेंट भी डबल हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। इसलिए मैंने उसको कंपोनेंट में ड्रॉ किया है कि एक्स डबल हो, वाई भी डबल हो तो फिर रिजल्टेंट भी। नॉट ओनली दिस, ऐसा भी है अगर ये 30 होता और ये 40 होता तो फिर ये कितना होता? 50 स्क्वायर। अगर ये इधर से कॉपी करूं 60 हो और ये 80 हो तो वो कितना होगा? तो दो ट्राइंगल बहुत फेमस हैं, सबसे ज़्यादा फेमस तो 3, 4, 5 है। दूसरा फेमस ट्राइंगल 6, 8, 10। द अदर फेमस ट्राइंगल इज 6, 8, 10। इन दोनों के क्वेश्चंस हमेशा सबसे ज़्यादा आए हैं, चाहे आपके नेशनल लेवल के टेस्ट हों जितने भी हों, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज, या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री के मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज के टेस्ट हों, उनमें 3, 4, 5 ट्राइंगल तो एक दफ़ा ज़रूर आया हुआ है कम अज़ कम बता रहा हूँ। सो मच सो कि पिछले साल भी जब मैंने टीच किया था तो पिछले साल के पेपर में भी 3, 4, 5 ट्राइंगल का क्वेश्चन मौजूद है। वेक्टर से यही क्वेश्चन आया हुआ था 3, 4, 5 ट्राइंगल का। तो थोड़ी हम स्टडी कर लें तो फिर हम इंशाल्लाह ये आप लोग मुझे याद करवा देंगे। 2020 से लेके 2025 तक के जितने भी एमडीकैट के पेपर हैं फिज़िक्स के, फिज़िक्स की क्लास में, केमिस्ट्री के टीचर को आप बता देंगे वो केमिस्ट्री की क्लास में, और बायो के टीचर को बता देंगे तो वो बायोलॉजी की क्लास में आपके सामने वो पेपर लेके आएंगे और आप खुद सॉल्व कर पाएंगे उनको। पेपर्स आपके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, बस उस वक्त कौन अपनी नर्व्स को होल्ड कर सकता है वही उस वक्त ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। आती यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा अब बताओ अब तक हमने कितने फार्मूले मास्टर किए हैं? 3। fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, fy इज इक्वल टू एफ साइन थीटा और पाइथागोरस थ्योरम। एक फार्मूला रह गया, कौन सा? स्लोप वाला, डायरेक्शन वाला। अब वो अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि एक वेक्टर है f जिसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 3i प्लस j। तो बच्चों बताओ कि इस वेक्टर का एंगल क्या होगा? कर सकते हैं? मैं सॉल्व करूं? पहला मैं सॉल्व करता हूं। आप कहेंगे उसका एंगल है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय x। y कितना है? 1। x कितना है? हाँ बताओ ऐसा कितने एंगल पे होता है? 30 पे। जब स्क्वायर रूट 3 नीचे होगा तो एंगल 30, जब स्क्वायर रूट 3 ऊपर होगा तो एंगल 60। तो यहाँ पे कितना एंगल आएगा? 30। मुश्किल था? अच्छा चलें अब अगला क्वेश्चन आप करें। अगला क्वेश्चन है अगर आपके पास एक वेक्टर है f 3i 3j तो बताइए इस वेक्टर का एंगल कितना होगा? ओके तो आपके ख्याल में क्या एंगल है? अच्छा ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। जब वेक्टर के x और y कंपोनेंट बराबर हो तो एंगल 45। स्क्वायर याद है कल वाला? यानी हमने उसमें ऑलरेडी ग्राफिकली देखा होता है। स्टिल जब हम सोल्यूशन करते हैं तो इट इज टेंजेंट इनवर्स y by x which gives you theta is equal to tangent inverse of 1 which is आपका अगला क्वेश्चन बताइए एंगल कितना होगा? 60। ठीक है क्योंकि हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कितना है? x कितना है? 1। तो रिजल्ट क्या आएगा? 60 डिग्री। चलें इस पे आपकी प्रैक्टिस हो गई है। मतलब अब ये तो हमने सिर्फ बेसिक्स टच किए हैं ना। अब ऐसा करें कि ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब बताइए इस वेक्टर का एंगल कितना होगा? अच्छा तो कितना एंगल है? 60। कैसे है? क्योंकि जब आप दोबारा इसको फार्मूले के हवाले करेंगे टेंजेंट इनवर्स y बाय x
स्क्वायर रूट 12/2, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कितना है, स्क्वायर रूट 12, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3/4। याद है स्क्वायर रूट निकालने सिखाए थे, मैं आपकी ट्रेनिंग इन तमाम मामलात के लिए बहुत पहले से कर रहा था। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल होंगे और टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 60। समझ आई? अब ये याद रखें कि एंट्री टेस्ट में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लिहाजा एग्जामिनर मजबूर है कि वो स्पेशल एंगल्स के अलावा कोई एंगल्स भी, अब देखो मैंने पहले 3 स्पेशल एंगल्स पे प्रैक्टिस कराई है, फिर मैंने सिर्फ डेटा चेंज किया ताकि ये चेक करूं कि आप मैथमेटिक्स सॉल्व करके उस स्पेशल एंगल वाले रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। यहां तक क्लियर? ओके। फर्ज कीजिए कि ये 3 है, ये 4 है, तो बताइए ये कितना होगा? दोबारा देखें, ये कितना है 3, ये कितना है, तो ये कितना होगा? शाबाश, गलत बताया है। ये जब आप आदत डेवलप कर लेते हैं, ये तो मेरी खाला का घर है, बस हर वक्त 3 4 5 ही होता रहेगा। आपने अपने लिए गाना बना लिया होता है, तो आप हर जगह पे 3 4 5 3 4 देख के 5 का तराना गा देते हैं। तो उस वक्त मैं आपसे ये गलती कराता हूँ कि ये 3 4 5 वाला तराना उस वक्त वैलिड है जब, अच्छा सुनो, पहले तो जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 हुआ करता था, छोटे छोटे थे उस वक्त आप लोग, तब तो ये बात बिल्कुल ठीक थी कि अगर ये साइड 3 है, ये 4 है, तो ये डेफिनेटली, तो ये क्या थे? दो कंपोनेंट्स थे ना, 3 और 4, जो कितने एंगल पे थे? इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम रिजल्टेंट निकालने का काम कर रहा था। लेकिन अब तो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 नहीं है। अब अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? अब तो पाइथागोरस थ्योरम काम नहीं करता। अब आपके पास होता है एक और स्पेशल फार्मूला जो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए फाइंड करते हैं। ये वाला फार्मूला, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी कि ये सुने, अब ये फार्मूला बेपना पावरफुल है। वेक्टर के दरमियान किसी भी एंगल पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन मेरी बात जरा सुने, मैंने क्या कहा? वेक्टर्स के दरमियान किसी भी एंगल पर, चाहे वो एंगल 90 ही क्यों ना हो, चाहे वो एंगल 0 180 30 45 60 120 ही क्यों ना हो, कोई भी एंगल हो, दो वेक्टर्स किसी भी एंगल पर ओरिएंटेड हो, रिजल्टेंट फाइंड करने का सबसे पावरफुल फार्मूला जो है वो ये वाला है। ठीक है? देयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a and b which is less than or equal to 180 and greater than or equal to 0। समझ आई बात की? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम खुद इसका स्पेशल केस है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए एंगल कितना होगा? cos 90 लगा दो, cos 90 इज, नहीं बेटा, आजकल cos 90 0 हो गया है। ठीक है, 1 जब फॉर एग्जांपल मरियम नवाज नहीं होगी, आप हुकूमत में आएंगी, फिर आप कहेंगी cos 90 1 है, हम भी कहेंगे cos 90 1 है, लेकिन तब तक के लिए आपने ख्याल रखना है cos 90, हाँ, गरीब बंदे की बात कोई नहीं सुनता, इधर पाकिस्तान है, cos 90 0 इंटू एनीथिंग, तो a स्क्वायर b स्क्वायर बच गया कि नहीं? दैट्स इट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के सोल्यूशन से आता है। इससे हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स को क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड साइड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट। अच्छा, एक और बात, ये एडिशन के लिए है। किसके लिए? अगर सब्ट्रैक्शन भी होती तो फिर आप इधर माइनस लगा देते। अब मैं जानना चाहूंगा कि फार्मूला सबको जुबानी याद है या मैं करवा दूं? मैं करवा दूं। चलो आप लोग बताओ कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? अब उधर देखो लिखा हुआ है कि नहीं? सिर्फ cos थीटा लगाना है और उसके रूट लगाना है, आपको ये पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
अब आप cos थीटा और इसके रूट लगा दें तो ये आपका रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला बन जाएगा। समझ आई? तो वेक्टर एडिशन में सबसे पावरफुल फार्मूला यही है। आपका होमवर्क ये है कि आप स्पेशल एंगल्स जैसे 0, 30, 45, 60, 90, 120 और 180 के लिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल के लें। कल हमने एग्जैक्टली यही प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर टुडे।